हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 7 ऑफ द पीआईक्यू सीरीज जिसके अंदर साइंस के पीआईक्यू डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे कंसेप्ट को भी बिल्डअप करते हैं इसके साथ पीआईक्यू के साथ। मतलब ऑलमोस्ट हम एक टॉपिक ही कंप्लीट कर लेते हैं पीआईक्यू जिससे भी रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे देखिए मेटल एंड नॉन मेटल का टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब एक क्वेश्चन है कि सोडियम इज क्या है भाई? सोडियम होता है भाई, सोडियम पोटेशियम को आप कहाँ स्टोर कर रखते हो? आप केरोसिन में स्टोर करके रखते हो। सोडियम पोटेशियम लिथियम जिसको आप इजीली कट कर सकते हो नाइफ से, तो यहाँ पे सिर्फ पोटेशियम भी आएगा और लिथियम भी आएगा, तो दैट इज द राइट आंसर फॉर द ए। ओके। मरकुरी भाई लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और मरकुरी जो मेटल है वैसे तो काफ़ी कैसा है, बहुत ही पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। और एक और एग्जांपल आपको ले लो जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज ब्रोमीन, बट ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल एंड मरकुरी इज अ मेटल। तो यहाँ पे आ जाएगा आप कभी इसको यूज करते हैं थर्मोमीटर में। आपको ये बात पता होगी, इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है लेकिन इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है इसका ज्यादा। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर एंड कॉपर को यूज करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी होती है और इसको हम यूज करते हैं वायरिंग के लिए। और सिल्वर और कॉपर की रेजिस्टिविटी भी काफी कम होती है, दैट्स व्हाई वी प्रेफर फॉर द वायरिंग एज वेल। ठीक है। और देखिए सिल्वर से ज्यादा कॉपर को प्रेफर करते हैं बिकॉज कॉपर थोड़ा इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है उसका। मरकरी, अच्छा मरकरी हो गया। लीड क्या है भाई? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ कोर्स ये बात है, बहुत ही देखिए जितने भी आप देखोगे पुअर कंडक्टर होंगे उनकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा मिलती है आपको। तो अगेन वही है, डेंसिटी ज्यादा है लेकिन कंडक्टिविटी कम है और इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होती है। बहुत मेलेबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं जो मेटल। आप देखेंगे ना कि ऑल दो कनेक्टिविटी कितनी भी अच्छी हो लेकिन कुछ तो ऐसे आपको देखने को कंडक्टिविटी तो अच्छी है लेकिन मॉल्टन फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? ये मॉल्टन फॉर्म में है। ठीक है। बाकी आप अगर उसको हार्ड फॉर्म में अगर उसको रखेंगे ना, सॉलिड फॉर्म में, तो उतना अच्छा वर्क नहीं करेंगे आप लोग। इसके ऊपर भी आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि मॉल्टन फॉर्म में क्यों अच्छे रहते हैं। बिकॉज मॉल्टन फॉर्म में जो आयंस होते हैं वो काफी फ्रीली मूव कर पाते हैं। कभी कभी भी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो जब उसको पानी में मिक्स करते हैं देन बिकम अ गुड कंडक्टर। जब अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर ऐसे सूखा पड़ा रहे तो दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उसके जो आयंस हैं वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, तो वाटर में वो बहुत फ्रीली मूव कर पाते हैं। चलिए, तो ये आपका इसका आंसर मिल जाएगा। आप देखिए, आपको ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कुछ एप्लीकेशन बस क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकते भैया। अब देखिए ब्लू विट्रॉयल का कभी फॉर्मूला पूछते हैं लोग। इसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट CuSO4। बहुत बार एक भी पूछा गया। ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है? इसको यूज करते हैं हम लोग फंगीसाइड में, और पर्पस होता है फंगल डिजीज जो प्लांट में होता है ना उनको रोकने के लिए, छिड़कते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका ए। अब बात करते हैं सिल्वर आयोडाइड की। सिल्वर आयोडाइड हमारा आर्टिफिशियल रेन मतलब क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, सीडिंग के लिए, क्लाउड सीडिंग के लिए यूज किया जाता है। एक और टर्म लिख लो, क्लाउड सीडिंग। एग्जाम में कहीं ये दे दिया तो क्या करोगे? क्लाउड सीडिंग। ठीक है। आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज किया था। सिल्वर ब्रोमाइड को कहाँ यूज किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड को हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं। आपके वैसे एनसीईआरटी में दे रखा है पूरा। सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ यूज करते हो आप? फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद यूसिन को आप कहाँ यूज करते भैया? आप इसको यूज करते हैं हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी जैसे आपको कोई टिश्यू की स्टडी करनी है, कोई सेल की स्टडी करनी है, तो मेनली टिश्यू की स्टडी करनी है, तो उसके बाद आप क्या करते हो? कुछ रेड इंक डालते हो, स्टेन डालते हो और उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो फॉर द प्रॉपर स्टडी। तो ये जो रेड इंक होता है वही होता है यूसिन, और उसका पर्पस होता है यूज इन द हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ द टिश्यूज। ठीक है, हिस्टोलॉजी, तो इसका यूज है भाई। ठीक है, रेड इंक। और जिंक फॉस्फाइड इज अ जो रॉडेंट होते हैं उनको किल करने के लिए यूज किया जाता है, टू कंट्रोल द रॉडेंट्स। ठीक है, तो रॉडेंटिसाइड इसका आंसर है। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट बना लो, क्योंकि इसके लिए आप पढ़ने जाओगे ना तो फिर पढ़ते पढ़ते मर जाओगे इसकी। तो इसलिए जो पीआईक्यू में आ रखा है उसकी एक लिस्ट बना के रखो, दैट विल हेल्प यू हियर। बस ये आपको मैं सजेशन देना चाहूंगा यहाँ पे। चलिए, क्योंकि इसके लिए और आप कोई तरीका नहीं है, अदरवाइज आप कितना इसको मतलब सर्च करते रहोगे कहाँ से मिलेगा क्या मिलेगा। तो बेटर है कि यार एक पीआईक्यू आपको करा रहा हूँ एंड आई एम गिविंग ऑल दिस थिंग्स, सो मेक अ लिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए सिल्वर ब्रोमाइड आपको बताया था मैंने, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी के एमल्शन में इसका यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस नॉट द राइट आंसर, ये वाला ऑप्शन ही यहाँ पे गलत हो जाता है। सिल्वर आयोडाइड ऑलरेडी हमने पढ़ा भी,
क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज़ किया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल इसका यूज़ करता है ट्रीटमेंट ऑफ द रियूमेटिज्म। रियूमेटिज्म होता है कि आपके जब जॉइंट्स में पेन आने लगता है ना, फूल जाते हैं, वो इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसको बोलिए जॉइंट पेन एक तरह से, तो जॉइंट पेन में रिलीफ देता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जॉइंट पेन से आपको राहत देता है और आपके जो सूजन होती है उसको कम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो आपको पता ही है, MgOH2। और एंटासिड इसका जो माइल्ड, एक तरह से इसका जो pH नंबर होता है 10 होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है इसके लिए। सो ये आंसर सही है। सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज फॉर द फोटोग्राफी। चलिए अब बात करते विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट। देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन मैंने यहाँ मेनली ले भी रखा है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए ड्राई एस। ड्राई एस ऑलरेडी हम जानते हैं, इट इज कॉल्ड एज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका कभी कभी ये भी पूछते हैं कि इसका यूज क्या है। ये बात आप जानते हो कि डायरेक्टली सब्लिमेट होता है, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैसियस फॉर्म में। ये बात आपको पता है, ये सब्लिमेशन हमने पढ़ रखा है। तो देखिए इसको हम यूज करते हैं फॉर द टेम्पररी रेफ्रिजरेशन, टेम्पररी रेफ्रिजरेशन, ठंडा करने के लिए यूज करते हैं हम इसको। और कूलिंग एजेंट है, एक तरह से कूलिंग एजेंट का काम करता है हमारे लिए। और कभी कभी ये जो होता है ना कि आप फॉग हो, आर्टिफिशियल फॉग क्रिएट करने के लिए आप देखते हो कि कभी कभी मूवीज़ में क्रिएट किया जाता है, मतलब फॉगी वेदर दिखाया जाता है, लेकिन ऑल्दो फॉग होता नहीं है। हमको लगता है अरे क्या मतलब, वो जो नहीं फॉग गिरने लगते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, चलो जो भी, मतलब एक तरह थिएटर में यूज किया जाता है अपना वो आइसेस बनाने के लिए, वाटर आइस इस तरह बना के दिखाया जाता है, तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से किया जाता है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है भैया। उसके बाद सेविन एक तरह से इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये भी सही है यहाँ पे, जो कार्बोनेट फैमिली का है, और बेसिकली इसको इसीलिए यूज भी किया जाता है इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन बहुत अच्छा पॉलीमर है, और सच बताऊं बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है टेफ्लॉन के ऊपर। इसको यूज करते हैं नॉन स्टिकी जो हमारे कुकवेयर्स होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। और उसके बाद केमिकल रेजिस्टेंस कंटेनर्स आप देखोगे तो इसमें इसको यूज किया जाता है। और इसके अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फ्लोरीन कंटेन करता है, यस इट कंटेन द फ्लोरीन। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन इसका फॉर्मूला है, नाम है, लिख लो, पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथिलीन, बहुत बड़ा नाम है। और ऐसे पॉलीमर्स के नाम थोड़ा आप ऐसे ही लिखोगे, पढ़ोगे तो याद रहेगा। और उसमें कुछ एग्जांपल की तरफ से बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर फ्लोरीन है क्या, तो यस फ्लोरो मतलब फ्लोरीन। अब लोगों को लग रहा फ्लोरीन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग द फ्लोरीन, नहीं भाई, इसके अंदर फ्लोरीन नहीं होता है, बिकॉज ये हमारा पूरी तरह से कार्बन से बना है। इसको हम बोलते हैं C60। जैसे आप ये बता सकते थे, बिकॉज जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा कार्बन इन द कंपाउंड का, उसके अंदर एक फुटबॉल जैसा कंपाउंड आपको दिखेगा, सॉकर बॉल जैसा कंपाउंड आपको दिखेगा, बकमिनिस्टर फ्लोरीन इसको बोलते हैं हम, बकमिनिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। इसको C60 के नाम से जाना जाता है, और इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब 10⁻⁹ वाले में हम जा चुके हैं अभी, ठीक है। पीको जब आए तो 10⁻12 की बात करो, अगर फर्मी आए तो 10⁻15 की बात हो रही है, क्योंकि कभी ये भी पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो अगर पीको आए तो दिमाग में रखना भाई कि 10⁻12 की बात हो रही है। नैनो तो आपको पता ही है 10⁻9 की बात हो रही है। आर्मस्ट्रॉन्ग किसकी बात होती है, 10⁻10 की बात होती है। उसके बाद अपना फेंटो या फर्मी, अगर फर्मी आए तो 10⁻15 तक की बात होती है मीटर की। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में। एक्चुअली मुझे इसलिए याद है फर्मी, क्योंकि मुझे अभी भी याद है क्लास 11th में एक क्वेश्चन आया था लेंथ एंड मेजरमेंट का, कैसे आया था कि भाई 1 फर्मी कितना होता है, और मुझे आज भी याद है मैं रॉन्ग करके आया था, रॉन्ग करके अटेम्प्ट करके नहीं आता, बिकॉज कहीं से भी उठ के आ गया था। तो आज तक मुझे याद है कि फर्मी 10⁻15 होता है। तो 11th क्लास का मेरा क्वेश्चन है, वो याद रह जाता है, क्योंकि फिजिक्स से प्यार है थोड़ा सा, तो याद रह गया वो, अदरवाइज ऐसे कुछ याद रहती नहीं चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा कुछ और आपको ये सब बता देता हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में काफी चीजें पूछी जाती हैं उनके ऊपर भी। कैरेटीन कभी कभी पूछते हैं कि भाई कैरेटीन क्या है, कैरेटीन बेसिकली क्या है। तो देखिए एक प्रोटीन है, इस किसका नाम है भैया, ये प्रोटीन का नाम है, लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार इनके ऊपर। कैरेटीन एक प्रोटीन है, और कहाँ कहाँ मिलता है भैया, हेयर में मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हेयर में मिलता है, हमारे नेल्स में मिलता है, उसके फेदर्स में मिलता है, मतलब हमारे फेदर्स नहीं। उसके बाद स्केल्स होते हैं ना, जो जानवरों के स्केल होते हैं, चमड़ी उसके अंदर मिलता है एक तरह से। तो ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है भैया पायरीन, पायरीन PYRENE, पायरीन कहाँ यूज किया जाता है, इसको यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में।
फायर एक्सटिंक्शन में इसको यूज करते हैं एज अ ड्राई पाउडर एजेंट, एज अ ड्राई पाउडर एजेंट। एग्जाम में पूछे गए हैं यार, मैं क्या बताऊं, पढ़ लो इसीलिए। ओके, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड तो आपको पता है एसिड रेन में यूज किया था सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ओके, और फिरॉन, एक और पूछते हैं फिरॉन, FERON, फिरॉन। फिरॉन को यूज कहाँ करते हैं, मतलब देखिए फिरॉन तो एक तरह से हमारा इसमें आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है एक तरह से, एंड दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग और अपना इन द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इसमें। और रेफ्रिजरेटर का जो ये होता है आउटपुट होता है, जो रेफ्रिजरेशन निकलता है ना, मतलब जो निकलता है उसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से रेफ्रिजरेटर के अंदर भी यूज करते हैं, तो एक तरह एग्जॉस्ट जो निकलता है तो वो हमारे लिए काफी डेंजरस होता है। ठीक है, हमारे मतलब ह्यूमन बींग के लिए एक तरह से बात कर सकते हैं हम। तो रेफ्रिजरेटर में इसको यूज किया जाता है फिरॉन को फॉर द कूलिंग एजेंट की तरह से। वही प्रॉब्लम है, ठीक है, यूज तो किया जाता है, लेकिन मैंने कि उसका आउटपुट जो आ रहा है, एग्जॉस्ट जो आ रहा है, वो प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। तो कैरेटीन दिमाग में रखेंगे, एक तरह से फाइब्रस प्रोटीन है। पायरीन दिमाग में रखेंगे। SO2 तो आपको बता दें सल्फर डाइऑक्साइड किस लिए यूज किया जाता है, और फिरॉन आपको दिमाग में रखना है। बाकी तो टेफ्लॉन और डाई ये सबको पता ही, अब तो डिस्कस हो गया हमारा पूरी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए अभी थोड़ा क्वेश्चंस इसी टाइप के मैंने लिए भी हैं। एक क्वेश्चन 2009 में हमारा CDS में पूछा हुआ था, अब BPSC में 2020-21 में उन्होंने पूछा था इसी टाइप का क्वेश्चन कि कौन सा पॉलीमर है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए। तो केवलार यूज करते हैं और लेक्सन यूज करते हैं। गिप्टेल जो होता है हम पेंट में यूज करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ द पेंट। एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि केवलार किस टाइप का पॉलीमर है, तो इसको आप दिमाग में रख लो, इट इज कॉल्ड पॉलीएमाइड, इसको बोलते हैं पॉलीएमाइड, और लेक्सन को बोलते हैं पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखो। और ग्लिप्टल तो आपको पेंट में यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ से कोई लेन देन। केवलर तो भूलना मत भैया, केवलर आपका रिपीटेशन है, काफी बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ये पहली बार नहीं पूछा जा रहा है। ये मतलब ये तो 2017 का पेपर लाया हूं ना मैं, ये आपको 2010-11 में भी CDS में पूछा हुआ है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन चार्जर क्या है भैया, ये बहुत लॉजिकल है। मोबाइल फोन चार्जर अब हम 220 वोल्ट तो हमें मिलता है, क्या हम मोबाइल फोन पूरा 220 वोल्ट यूज करता है क्या, नहीं, वो कितना यूज करता है 5 वोल्ट DC यूज करता है, और उसको करंट कितना चाहिए 0.5 एम्पियर है, मैक्सिमम 1 एम्पियर, उससे ज्यादा चाहिए नहीं उसको। ठीक है, आप अपने चार्जर पे देख सकते हो, चार्जर पे सब चीजें दी रहती हैं। तो देखो इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, 220 वोल्ट जो हमको आ रहा है, जितना हमको इनपुट आ रहा है, उसको यूजेबल कितना चाहिए हमें, वो करता है भाई मिनिमम में। ठीक है, तो हाई टू लो कन्वर्ट करने का काम करता है। और अच्छा एक और बात अभी यहाँ पे आती है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर कितने कॉइल होते हैं, देखिए उसके अंदर 2 कॉइल होते हैं, प्राइमरी कॉइल होता है और सेकेंडरी कॉइल होता है। और उसके ऊपर वाइंडिंग किसकी होती है, कॉपर की वाइंडिंग होती है। और प्राइमरी कॉइल में आपको पता है कम वाइंडिंग होती है, और सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा वाइंडिंग होती है, आपको पता है। उसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन होती है, बात भी आपको पता होगी। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल उसके अंदर यूज होता है। ओके, और एक और चीज यहाँ पे यूज की जाती है इन द मोबाइल फोन चार्जर के अंदर, दैट इज कॉल्ड SMPS, दैट इज स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि उसको मेंटेन रखता है, जो कि टेम्परेचर वोल्टेज को मेंटेन रखता है। अदरवाइज बेसिकली वो टेम्परेचर इसको रेगुलेट करता है, वो अपने वोल्टेज का रेगुलेट करता है। अदरवाइज ऐसा ना हो कि कभी ज्यादा आ जाए, तो दैट्स वाई SMPS हम अपने जितने भी रेगुलेटर टीवी भी सब देखोगे वहां पे यूज किया जाता है उसको। ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। पहले आप एक अलग से एक स्टेबलाइजर आता था, आपको पता होगा एक स्टेबलाइजर आता था अलग से, जो पुराने टीवी होते थे ना, तो टीवी ऐसे अलग से आती थी, डब्बा आती थी, साथ में स्टेबलाइजर आता था, कन्वर्टर आता था, दुनिया भर की चीजें आया करती थी पहले पुराने टीवियों में। 2003-4 की जो टीवी आती थी उसमें सब चीजें आया करती थी। तो जो स्टेबलाइजर होता था उसके अंदर SMPS होता था, वही अपने वोल्टेज को रेगुलेट करता था। तो अब तो इनबिल्ट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The stench due to the leakage from the LPG cylinder is because of, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, हर जगह रिपीट होता है। इथाइल मेरा कैप्टन, देखिए इथाइल मेरा कैप्टन आपको बताऊं तो इसके अंदर सल्फर का कंटेंट होता है। सल्फर का कंटेंट होता है जो ज्यादा करके आपको ना स्टिंगी स्मेल और जो पंजेंट स्मेल आपको देता है उस सल्फर की वजह से आती है। यहां तक कि जो अपना ये होता है अदरक में क्या बोलते हैं उसे, व्हाइट कलर का होता है लहसुन, हाँ, उसके अंदर भी सल्फर का कंटेंट होता है, इसलिए हमें वो उस तरह की खुशबू आती है, जो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद LPG बेसिकली बनता किसका है, तो देखिए LPG के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रोपेन और बुटेन, दिमाग में रखना। LPG के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रोपेन एंड बुटेन होते हैं।
दोनों का देखिए कोई स्मेल नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर इथाइल मेरा कैप्टन एज अ फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किया जाता है, जिससे कि जब वो लीक करे तो खुशबू आए हमें, ठीक है। और इसके अंदर क्या कंटेंट होता है, सल्फर का कुछ यहाँ पे फ्लेवर ऐड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। Which of the following is not a natural polymer? देखिए इसका आंसर तो भाई नाइलॉन है, नाइलॉन इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। तो यहाँ पे कुछ नेचुरल पॉलीमर के नाम रखो, देखो ऊल, सिल्क और लेदर तो ऑफकोर्स आपको पता ही चल गया अभी, लेकिन कुछ और है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका नाम है सेल्यूलोज, हो सेल्यूलोज। उसके बाद यहाँ पे चितिन, उसके बाद कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो नेचुरल पॉलीमर है। प्रोटीन, फिर डीएनए, डीएनए के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट होता है, आरएनए, और उसके बाद नेचुरल रबर, नेचुरल रबर बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे वल्कनाइज्ड रबर नहीं बोल रहा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वल्कनाइज्ड रबर के अंदर क्या ऐड होता है, तो उसके अंदर भी सल्फर ऐड किया जाता है टू स्ट्रेंथन इट। अदरवाइज क्या होगा, वल्कनाइज्ड रबर बहुत जल्दी ना हो जाता है, जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट पकड़ता है ना तो बहुत सूख जाता है, वो कड़क हो जाता है, तो हमारे यूज के रहता नहीं, फिर कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ द कार्बन ओनली? देखिए केवलार तो नहीं है, केवलार और लेक्सेन तो ऑलरेडी बता दिया, इसको हम पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट हो गया। तो ये इसके अंदर भाई अदर भी मटेरियल हमें देखने को मिलते हैं। ग्राफीन, ग्राफीन पूरी तरह से इट इज अ एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, ग्राफीन इज नथिंग बट इट इज अ एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि भाई कार्बन के कितने एलोट्रॉप होते हैं, एलोट्रॉप मतलब उससे मतलब सिर्फ कार्बन के ही स्ट्रक्चर से बने होते हैं। तो देखिए आपको डायमंड देखने को मिलेगा, ग्रेफाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। C60 जो हम फ्लोरीन हम बात करें तो इट वाज आल्सो द दिस एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, ठीक है। तो ग्राफीन इज आल्सो द एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन हियर, ओके। चलिए, और स्पाइडर सिल्क क्या होता है? देखिए स्पाइडर सिल्क अपने आप पे फाइबर बेस्ड एक प्रोटीन है, जो कि इसके अंदर मतलब बेसिकली स्पाइडर सिल्क से बनता, स्पाइडर के थ्रू मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो मकड़ी होती है जो विद हेल्प ऑफ द स्पाइडर के सोर्स से बनता है, बस कहने का मतलब ये है यहाँ पे, ओके। तो दैट्स वाई उसका नाम स्पाइडर सिल्क पड़ा है, ओके। स्पाइडर जो प्रोड्यूस करता है ना उसके थ्रू बनता है, कहने का मतलब ये है। आप देखते हो मकड़ी वकड़ी सब जाले वाले, तो उससे बनाया जाता है वो, ठीक है। द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू। देखिए इसका होता है भाई हाइट, हमारे बराबर हाइट की जरूरत नहीं है, वो हमारे हाफ ऑफ द हाइट रहेगा तो भी काम चल जाएगा। जरा समझ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है, कैसे वर्क करता है, सो दैट कि आपको अगली बार सिर्फ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरी तरीके से समझ जाएगा। तो देखिए बाकी हम यहाँ पे प्लेन मिरर की बाकी चीजें भी देख लेते हैं। अब देखिए, अब ये पर्सन है यहाँ पे, जो लड़की खड़ी है यहाँ पे, देखिए इसको अपनी इमेज यहाँ पे मिरर में देखनी है, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम अपने सर को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। तो देखिए मैं अपने अगर सर को देखना चाहता हूँ तो मैं चाहूंगा ना कि मेरे पैरेलली मिरर रखा जाए यहाँ पे। तो जो सर की, जब यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट, जब हम फेस की बात करते हैं तो वी एज्यूम दैट कि हर एक ऑब्जेक्ट कोई ना कोई अपना रे उधर है ना, रे छोड़ रहा है। तो जब रे अपना ऐसे पास करेगा तो इट विल हिट द मिरर, और वो उसके बाद हमारी आंखों में सेंसेशन होगा, कि हमें फील होगा कि अच्छा हमने कुछ देखा है, बिकॉज तभी हमें पता चलेगा नहीं मेरा सर है। आप बाल वाल ठीक करोगे, जो करोगे तो कैसे करते हो, बिकॉज आपके रिसेप्टर्स एक्टिव होंगे, आपके फोर ब्रेन के रिसेप्टर्स एक्टिव होंगे, मतलब हाँ ठीक है हमारा सर है। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको भाई पता चला कि ठीक है, यहां से आपको समझ में आया। तो ये देखिए ये वाला पार्ट तो मान लिया मैंने। उसके बाद अगर आपको फुट को देखना है तो ऑफकोर्स सी बात, ये भी कुछ ना कुछ एमिट करेगा। तो देखिए अपने पैरेलल की जगह ये क्या करेगा भाई, हमने इसको ऐसे ले लिया भाई, तो यहां तक कर ले, पैरेलल की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यहां तक मतलब ये कैप्चर कर लेता है रेस, कहने का मतलब ये है। तो हमारे पैर को मतलब दैट कैन एंटर इन द दिस, अपने मिरर में एंटर कर लेता है आराम से, प्रॉब्लम नहीं होती, उस हाइट की है। बेसिकली समझना है कि हाफ ऑफ द हाइट क्यों होती है। तो देखिए यहाँ पे जब इसके रेज यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक जाएंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारी आंखों को ही परसीव करना है ना कि हमारे पैर है वो। तो देखिए हम लॉ ऑफ अगर रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो भाई यहाँ पे जाएगा ही। अब यहाँ पे समझना है कि देखिए पूरा लेंथ अगर मैं लेता हूँ, लेट से पूरा लेंथ यहाँ पे क्या है, पूरा लेंथ यहाँ पे समझ लो आप h है, ओके। और यहाँ पे सिर्फ सर की बात कर रहा हूं मैं, सर को फिर सिर्फ सर की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए यहाँ पे इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं हम। ये वाला ऊपर वाला पार्ट हो गया, पूरा यहाँ पे ले लो, पूरा इतना x ले लो, और ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा सर से लेके पैर तक, मतलब यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट से, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बचा उसको आप y मान लो, ठीक है। तो क्या बनेगा भैया, h इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई, बिकॉज टोटल हाइट तो h है, और जो सर तक, जो सिर्फ सर को लिया है मैंने दैट इज x, और जो
कंधे से नीचे पैर तक है, दैट इज वाई। तो h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हाइट है इसकी। लेकिन ठीक है, अब इसको हम थोड़ा बांटते हैं, इसको दो पार्ट में बांटते हैं। जो यहाँ पे इसके आई पे रिफ्लेक्शन जो आया है, ये जो इसको ऐसे मान लो, अब आधा मान लो ऐसे, ठीक है। ये ऊपर वाला कितना हो गया, ऊपर वाला पार्ट हो गया x/2 और नीचे वाला पार्ट भी हो गया x/2, ठीक है। और यहाँ पे जो पार्ट आ गया अपना, ये देखिए, अब इसको यहाँ पे मैं एक लाइन मार देता हूँ डॉटेड, ये क्या होगा, ये वाला पार्ट भी हो जाएगा y/2 और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा y/2। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मिरर की आपको लेंथ पता करनी है, तो क्या बोलोगे भैया, ये देखिए, ये जो मिरर की लेंथ यहाँ से जा रही थी, तो ये पार्ट है x/2 और ये पार्ट है y/2, x/2 प्लस y/2 ऐड करो, क्या मिलेगा आपको, x प्लस y/2। x प्लस वाई एक्चुअली था क्या, h/2। तो आपकी जितनी हाइट है, मिरर की हाइट क्या होगी, h/2 होगी, ठीक है। थोड़ा सा उतना एक्यूरेटली क्या बोलते हैं, मैं भी आपको ना समझाऊं क्योंकि इस इतने में समझ में भी नहीं आ पाता। चलिए, अब यहाँ पे कुछ प्लेन मिरर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्लेन मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज तो बताओ। देखो, अब अगर प्लेन मिरर में सामने खड़े हो तो जितनी दूरी पे आप खड़े हो उतनी दूरी पे इमेज भी बनती है, और लैटरली इन्वर्टेड बनती है, पहली बात है, स्ट्रेट बनती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप खड़े हो तो आपका सर नीचे पैर ऊपर हो गया, ऐसा नहीं होता, एज इट इज ही होता है आपका। तो इसलिए सेम साइज होती है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। पूरा का पूरा आपको प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, पूछेगी बहुत बार, आप देख सकते हो, और सीडीएस के क्वेश्चंस आप लेके आऊंगा तो यू विल गेट दैट, ओके। चलिए, और जितना आप दूर खड़े हैं उतनी ही दूर इमेज भी बनती है, ऐसा नहीं होता। और लैटरली इन्वर्टेड, कभी कभी क्वेश्चन आता है लैटरली इन्वर्टेड, आपका दायां हाथ उधर बायां हाथ दिखता है, ऐसा है। चलिए, electric current does not flow between the two properly connected charged bodies if they are having same potential, because electric current तब flow करेगा जब वहां पे potential difference होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको बल्ब बना दूं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक एमीटर लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पे पावर सप्लाई मैंने वोल्टेज दे दिया, तो देखिए, अब चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए देयर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए, तब तो यहाँ से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अगर पूरा हर जगह पूरे वायर में अगर इक्वल पोटेंशियल है तो कैसे मूव कर पाएगा वो। सेम वाटर के लिए भी होता है, हर एक जगह पे सेम फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, एयर के लिए, वाटर के लिए। जब पोटेंशियल डिफरेंस या कोई ना कोई यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट है, ठीक है। तो पॉजिटिव जो नॉड है यहाँ पे वो हायर पोटेंशियल पे, और जो नेगेटिव नॉड है वो यहाँ पे लोअर पोटेंशियल पे, तभी जाके यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम हायर टू, या चार्ज ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। सेम पोटेंशियल पे वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपको ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो सेम पोटेंशियल यहाँ पे राइट आंसर, अदरवाइज वहाँ पे चार्ज ट्रैवल नहीं करेगी। इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल बोलते हैं। वैसे ये जो कंसेप्ट है ना, इक्वी पोटेंशियल का कंसेप्ट है, जब चार्ज ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्लास 10th की चीजें देख लो। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस भाई कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो अब यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आने के लिए, अगर यहाँ पे, तो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यहाँ पे आने के लिए यहाँ से ऐसे घूम के आया वो, तो कोई ना कोई तो वर्क डन लगा होगा ना। वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन तो बैटरी कर रही है, यहाँ पे बैटरी कर रही है, सेल कर रहा है यहाँ पे वर्क डन। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी और द सेल टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो चार्ज बेसिकली यहाँ पे Q से डिनोट किया है, वर्क डन यहाँ पे W से किया है, तब हमें पता चलेगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल गैप है दोनों के बीच में, और उसी को आप वोल्टेज बोलते हो। उतना वहां पे वर्क डन लग रहा है, उतना वहां पे वोल्टेज चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो कोई ना कोई तो पुश करेगा ना उसको, और वर्क डन कहां से जनरेट हो रहा है, फ्रॉम द, जो भी आप यहाँ पे पावर सोर्स जो भी यूज कर रहे हो वो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। चलिए, ये एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं लोग। सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मेंटेन कराता है। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ भाई, सैटेलाइट को हम जब भेजा जाता है विद सर्टेन वेलोसिटी, तो उस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से भेजा जाता है कि एक बार, मतलब उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी बाय द वे, कि भाई अर्थ के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से ओवरकम कर लेता है वो, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को। क्योंकि अदरवाइज अच्छा ये भी पूछते हैं कि इसके वेलोसिटी का क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मीटर पर सेकंड नहीं होता, किलोमीटर पर सेकंड होता है, हाँ किलोमीटर पर सेकंड होता है। ओके, एक बार चेक कर लेना किलोमीटर होता है कि मीटर होता है, मैं भी एक बार चेक कर लूंगा। किलोमीटर ही होता है, गलत नहीं हो सकता, किलोमीटर ही होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो मतलब इस वेलोसिटी से अगर जाएगा भाई, तो सीधा आप अर्थ के एटमॉस्फेयर को सीधा बाहर निकल जाओगे,
ठीक है। तो अब आपको भाई इस केस में क्या होता है कि सैटेलाइट जब हम लॉन्च करते हैं तो इतनी वेलोसिटी होती है कि ग्रेविटेशन पुल को ओवरकम कर सके और उसको ऑर्बिट में भेजे। तो ऑर्बिट में मेंटेन रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे लगता है और ग्रेविटेशन पुल उसको हमेशा बना रहता है, ग्रेविटेशन पुल हमेशा उसके ऊपर बना रहता है, दैट मेंटेन्स इट, दोनों को मेंटेन करने के लिए। इसके लिए थोड़ा वीडियोज में ऐड कर दे तो और ज्यादा बेटर हो जाता, बट ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द राइट आंसर हियर, क्योंकि फिजिक्स के कंसेप्ट ऐसे बोल के नहीं समझते, मुझे पता है। फिजिक्स के कंसेप्ट के लिए जब तक कोई डायग्राम दिखा दो ना, चीजें कैसे हो रही हैं, ये इमेजिनेशन वाले होते हैं, इमेजिनेशन सबके बस की बात नहीं होती। कुछ बोलते हैं ठीक है पढ़ लो बस, तो इमेजिनेशन जब उस लेवल पे हो जाए, इसलिए फिजिक्स के कंसेप्ट जब तक डायग्राम के साथ, जब तक कुछ एक्सपेरिमेंट करके ना बताओ, तब तक अच्छे मजा ही नहीं देता। इसलिए बच्चे बोलते फिजिक्स हमको मजा ही नहीं दे रही, तो मजा नहीं देगी क्योंकि वो पढ़ाया उस तरीके से नहीं चाहता। और मैं खुद बोलता हूँ यहाँ पे मुझे भी अगली बार से वीडियो ऐड करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। अदरवाइज वर्बली तो मैं बता ही दो, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स होता रट लो, वो भी एक तरीका है, एग्जाम क्लियर करने का तो भी एक तरीका है, उसमें क्या बोलूँ मैं। चलिए, रेड लाइट इज यूज इन द ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज रेड लाइट भाई कम डाइवर्जन होता है उसके अंदर, रेड लाइट आपकी फ्लिकर नहीं करती है, ठीक है। तो इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो है, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो आपको विवगॉर आपने पढ़ा होगा, तो विवगॉर के अंदर क्या है कि जो लाइट का सबसे कम वेवलेंथ होता है वो फ्लिकर बहुत करती है, और जो लाइट का जो यहाँ पे पर्टिकुलर कलर का यहाँ पे बात हो रही है कि वेवलेंथ ज्यादा होता है वो फ्लिकर को बहुत कम करेगी। जिसका कम वेवलेंथ है वो ज्यादा फ्लिकर करती है, ठीक है, और जो ज्यादा वेवलेंथ वाली है वो कम फ्लिकर करती है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है, जिसका लॉन्ग वेवलेंथ है, जैसे वो यहाँ पे GYOR, तो R का यहाँ पे ज्यादा वेवलेंथ होता है और फ्लिकर बहुत कम करती है वो, दैट्स व्हाई प्रेफर दिस वन, ठीक है। या फिर फ्लिकर के लिए एक टर्म यूज करते हो स्कैटर, आप पढ़ते होगे स्कैटर, तो वो कम स्कैटर करती है, दैट्स व्हाई वी प्रेफर दैट। ओके, कई एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई द लाइट विथ अ मोर वेवलेंथ स्कैटरलेस, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना कि यहाँ पे विवगॉर अगर लिख रहा हूं तो देखो जब V से R की तरफ जा रहा हूं तो इसका स्कैटरिंग कम हो रहा है, स्कैटरिंग इसकी क्या हो रही है, लेस हो रही है, और इसका वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेवलेंथ को हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, होपफुली यू नो दैट। चलो अब यहाँ पे देख लो भाई, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आते देखो, यहाँ पे यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर कलर दैट इज सिग्नल is a red color. Do you know why the red color is scattered by the fog or the smoke? Therefore, it can be seen same color at a distance. तो इसलिए इसको हम उसके लिए ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो स्काई ब्लू कलर अपीयर क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर वो काफी हैवी, मतलब वो उसको रेड लाइट पास कर देते हैं, रेड लाइट उसको स्कैटर नहीं कर पाता, वो रेड लाइट को स्कैटर नहीं कर पाती बिकॉज वेवलेंथ उसकी ज्यादा होती है। तो इसलिए जो अपने लेस वेवलेंथ वाले जो लाइट्स हैं जैसे ब्लू हो गया उसमें से, तो उसको ज्यादा स्कैटर करते हैं, दैट्स व्हाई हमें स्काई यहाँ पे ब्लू दिखता है, ये भी एक रीजन है। तो डिपेंड अपॉन द, ये भी सीधा कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई स्काई ब्लू दिखता क्यों है, तो उसके पीछे एक फिनोमेना देते हैं स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो ये भी कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी से ही हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन इन द आई? देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन यहाँ पे होता है कि हम क्या बोलते हैं, एडजस्ट कितना कर पा रहे हैं आंखों को, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द एकोमोडेशन। और अब यहाँ पे क्वेश्चन और आता है कि कौन सी मसल्स होती हैं जो एडजस्ट करती हैं, जो होता है ना कि हमारे आईज के कर्वेचर को एक्सटेंड वो करती हैं, एडजस्ट करती हैं, जब डिम लाइट होती है या फिर जब ब्राइट लाइट होती है, जब दूर का देखते हैं जब पास का देखते हैं, तो कौन सी वो मसल्स होती है जो उसको एडजस्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्लीरी मसल। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्लीरी मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, आंखों को एडजस्ट करती है, मतलब आंखों को बेसिकली मतलब उसको एडजस्ट करती है। क्योंकि देखो जब आप दूर का देखते हो ना तो आपकी आंखें बहुत रिलैक्स होती है, जब आप पास का देखते हो ना स्ट्रेन पड़ता है आपकी आंखों में, तो कौन, वो स्लीरी मसल के थ्रू ही होता है। जब आप दूर का देखते हो तो आपका फोकल लेंथ थोड़ा बड़ा होता है, और जब पास का देखते हो तो डेफिनेटली फोकल लेंथ छोटा होता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पे। तो उसी को बोलते हैं द चेंज ऑफ द फोकल लेंथ, एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। और जनरली देखो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि फार पॉइंट और नियर पॉइंट। तो देखिए फार पॉइंट आपका इन्फिनिटी जाएगा, मतलब आप नॉर्मल लाइट का कितना दूर दे सकते हैं वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और जो नियर पॉइंट है दैट इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर आप पास लाके आंखों को देखोगे ना तो आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ेगा, आपकी आंखें ब्लर, मतलब चीजें ब्लर होकर दिख जाएंगी, ब्लर होंगी, इसलिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हमें बोलते हैं ना देखने के लिए, तो 25 सेंटीमीटर होता है। और फार पॉइंट अगर देखोगे तो दैट इज इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन और यहाँ पे एनसीईआर अपने इसमें पूछा हुआ था कि क्या हमारे दोनों आंखों से सेम दिखता है क्या, तो इसे एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कहीं ना कहीं वो कि देखिए दोनों आंखों से सेम नहीं दिखता, दोनों आंखों से आपको डिफरेंट इमेज दिखती है। और जब दोनों ब्रेन क्या करता है, दोनों इमेजेस को कंबाइन करके आपको बताता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना कि योर ब्रेन गिव अ लाइक कंबाइन बोथ द इमेजेस ऑफ योर बोथ द आईज
ये दिमाग में फिक्स कर लो, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दोनों आंखों से क्या सेम दिखता है, क्या नहीं भाई, दोनों आंखों से सेम अपने को नहीं दिखता है, ठीक है। अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी द बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टेंस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई कि मायोपिक आई के लिए कौन सा करेक्टिव लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। और अपना हाइपरमेट्रोपिया के लिए मतलब हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए क्या है, कॉन्वेक्स है। मायोपिक के लिए कॉनकेव है और उसके लिए कॉन्वेक्स है। ऑलरेडी पढ़ाया था, सोचा एक बार रिवाइज करा दूं मैं, और कुछ यहाँ पे नहीं था मेरा एजेंडा। आगे बढ़ते हैं। द रेड कलर ऑफ द सन एट अ सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू द, देखिए वही फंडा यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। देखिए क्यों होता है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है भाई कि मॉर्निंग के टाइम पे जो सनराइज होती है उसको ज्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट्स वाई हमें देखने को मिलता है कि जो लॉन्गर वेवलेंथ होते हैं वो ज्यादा दूर तक जाते हैं, तीसरे ऑफकोर्स वही ट्रैवल कर पाएंगे। तो मॉर्निंग टाइम पे दैट्स वाई, और मॉर्निंग टाइम पे आपको ज्यादा छोटे छोटे कण नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े आपको कण देखने को मिलते हैं इन्वायरमेंट के, सॉरी एटमॉस्फेयर के अंदर, एज कंपेयर टू द दोपहर के टाइम के मुकाबले। और सेम इवनिंग के टाइम पे भी आपको थोड़े से बड़े बड़े मिलेंगे। ऑफकोर्स वही फिनोमेना आखिरकार यहाँ पे भी लगता है कि लॉन्गर वेवलेंथ ट्रैवल करना पड़ता है सन की लाइट को। सो दैट्स वाई यहाँ पे पर्पस वही स्कैटरिंग ऑफ द लाइट है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और रीजन आपको बता दिया मैंने, और आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताइए आपको, या फिर ऑरेंज दिखेगा या फिर रेड दिखेगा, ठीक है। विबग्योर आप देख सकते हो, VIBGUIOR, ओके। तो ऑरेंज या रेड अगर आता है तो बिकॉज लाइट रेज हैज टू ट्रैवल द लॉन्गर वेवलेंथ, दूर अब ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है ना, इसलिए। तो ये है यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इज द राइट आंसर। सो दैट्स ऑल। बाकी क्वेश्चंस आपके मतलब बाकी क्वेश्चन मतलब बाकी का वीडियोस आपके आते रहेंगे और बने रहिए साथ में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।